ये कहानी शुरू होती है और 1950 में एक काल्पनिक शहर को दिखाया जाता है जिसका नाम विक्ट्री होता है। ये एक छोटा शहर होता है जो कि रेगिस्तान के बीच में बसा होता है। सैकड़ों लोग इस गांव में रहते हैं जो कि काफी अमीर हैं। वो यहाँ पर एक आलीशान जिंदगी जी रहे होते हैं और उस शहर में रहने वाले सभी लोग एक मिस्टीरियस काम को कर रहे होते हैं। और इस शहर का जो हेडक्वार्टर होता है वो एक बड़े से पहाड़ के ऊपर रेगिस्तान के बीच में होता है और उस रेगिस्तान में औरतों का जाना मना होता है। ऐसा माना जाता है कि आज तक वहाँ पर जो भी औरत गई है वो वहाँ से वापस नहीं आई है। औरतों को सिर्फ अपने घर में रहकर अपने कामकाज करने हैं और अपनी जिंदगी बितानी है और उन्हें कभी भी अपने पति से ये नहीं पूछना है कि वो काम क्या करते हैं। उन्हें सिर्फ पता होता है कि उनके पति किसी चीज की जांच करते हैं और वो अपना सारा समय विक्ट्री शहर के हेडक्वार्टर में ही गुजारते हैं और उनकी पत्नियां अपने घर में आराम करती हैं। ये शहर फ्रैंक नाम के एक आदमी ने बनाया होता है। शहर के सभी लोग उसे अपना हीरो मानते हैं और उसके भाषण शहर में स्पीकर्स पर बजाए जाते हैं। वो इन सबसे कुछ बड़ा करने का वादा करता है। एक दिन पड़ोस के घर में पार्टी होती है। यहाँ पर मौजूद लोगों में एलिस और उसका पति जैक होते हैं। वो यहाँ पर अपने पड़ोसियों के साथ होते हैं जो कि एक दूसरे से काफी लड़ रहे होते हैं। वो यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि भाई साहब हम काफी भाग्यशाली हैं जो कि हम विक्ट्री योजना से जुड़े हैं, जबकि बाकी की सभी औरतें शराब पी रही होती हैं और यहाँ मजे ले रही होती हैं। अब अगली सुबह एलिस जैक के लिए नाश्ता बना रही होती है। वो अपने काम पर जाने वाला था और यहाँ हैरानी की बात यह होती है कि काम पर जाने के लिए सभी लोग एक साथ अपने घर से निकलते हैं। सभी लोग अपनी एक से एक बढ़िया गाड़ियों में बैठकर काम के लिए निकलते हैं और उनकी पत्नियां उन्हें बाय बोलती हैं और इसके बाद उनकी पत्नियां जो काम हर रोज करती हैं उन कामों में व्यस्त हो जाती हैं। कभी कभी वो समय बिताने के लिए एक दूसरे से सामाजिक घर में मिलती हैं या फिर डांस सीखने के लिए शैली के पास जाती हैं। ये काफी गुस्से वाली होती है और फ्रैंक की वाइफ होती है। ये चाहती है कि सभी लोग उसके पति फ्रैंक की बात माने। अब इस शहर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन इस शहर में गड़बड़ तब हो जाती है जब फ्रैंक इस शहर में रहने के लिए कुछ नए लोगों को बुलाता है जिनका नाम विल और वायलेट होता है। यहाँ पर शहर के सारे आदमी मौजूद होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि आगे फ्रैंक अच्छे खासे शहर में करना क्या चाहता है। अब इससे पहले कि आगे कुछ होता, मार्गरेट नाम की एक औरत इनके सामने आ जाती है। वो काफी परेशान दिख रही थी, लेकिन वो फिर भी डरते हुए लोगों से कहती है कि आखिर हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि आज तक फ्रैंक से किसी ने भी जवान नहीं लड़ाई थी। कोई भी उससे सवाल नहीं पूछता था। यहाँ पर फ्रैंक उसकी बात काटते हुए एक और भाषण देने लगता है और सभी लोग खुश होकर फिर से उसकी तारीफें करते हैं और सभी लोग उस औरत के बारे में भूल जाते हैं। फ्रैंक का भाषण खत्म होता है और एलिस अपने पति जैक को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में वो देखती है कि मार्गरेट का पति उसे जबरदस्ती कोई दवाई खिला रहा था जो कि उसे शहर के डॉक्टर ने दी थी। लेकिन शहर में सभी को पता होता है कि मार्गरेट बीमार रहती है और इसीलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सभी औरतें सामाजिक घर में इकट्ठा होती हैं। यहाँ पर फिर से मार्गरेट की बात छिड़ जाती है। इनमें से सबसे ज्यादा बोलने वाली एक औरत जिसका नाम वनी होता है, वो कहती है कि मार्गरेट की हालत ठीक नहीं है क्योंकि उसने फ्रैंक के नियम का पालन ही नहीं किया कि कोई भी औरत रेगिस्तान में नहीं जाएगी। क्योंकि एक बार जब मार्गरेट रेगिस्तान में गई थी तब उसने अपना बच्चा खो दिया था और इसकी वजह से उसे एक गहरा सदमा लगा था और वो पागल सी हो गई थी। यहाँ पर एलिस ये बातें सुनकर परेशान दिखती है। उस रात एलिस को काफी सपने भी आते हैं। अगली सुबह एक और अजीब चीज होती है। सुबह में जब वो नाश्ता बना रही होती है तो वो पाती है कि अंदर से सभी अंडे खाली हैं और इसलिए जैक जब काम पर चला जाता है तब वो खुद का दिमाग शांत करने के लिए एक गाड़ी में बैठकर कहीं घूमने जाती है। सभी औरतें वॉल के पास आकर उतर जाती हैं, लेकिन एलिस आगे जाने का फैसला करती है और जब वो आखिरी लाइन तक पहुंच जाती है तब वो एक लाल हवाई जहाज को गिरते हुए देखती है। यहाँ पर एलिस उस गाड़ी के ड्राइवर को उस जहाज के गिरने की जगह पर चलने के लिए कहती है। वो कहता है कि अरे तुम्हें पता नहीं रेगिस्तान में औरतों का जाना मना है। ये बातें सुनकर एलिस खुद वहाँ पर जाने का फैसला करती है क्योंकि इस क्रैश में जो लोग जख्मी हो गए थे वो उन्हें बचाना चाहती थी। अब कुछ देर चलने के बाद वो रेगिस्तान में पहुंच जाती है जो कि एकदम बंजर और खाली पड़ा था। यहाँ पर एलिस को कोई भी हवाई जहाज या उसके टुकड़े मिलते ही नहीं, लेकिन यहाँ पर उसे एक बड़ा सा पहाड़ जरूर मिलता है और उस पहाड़ पर एक बिल्डिंग बनी होती है जो कि विक्ट्री शहर का हेडक्वार्टर ही था और ये वही जगह होती है जहाँ पर सभी औरतों के पति काम करने के लिए आते हैं। यहाँ पर एलिस जैसे ही अपने हाथों को उस बिल्डिंग के शीशे पर रखती है वो अपने घर वापस पहुंच जाती है और वो यहाँ पर एक सपने से उठती है। वो एक सपना देख रही थी। अब एलिस इस बात से काफी परेशान हो जाती है, लेकिन वो जैक से इस बात को छिपा लेती है। अब आगे आने वाले और कुछ दिनों में उसके सपने और खराब हो जाते हैं। अब इन सब के बाद वो एक दिन मार्गरेट को देखती है जो कि कुछ ऐसा कर रही थी जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। यहाँ पर एलिस उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर लाल कपड़े पहने दो आदमी पहुंच जाते हैं। वो उसे खींचकर यहाँ से दूर ले जाते हैं। रात में वो ये सारी बातें अपने पति को बताती है, लेकिन उसका पति कहता है कि मार्गरेट तो जिंदा है और वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर एलिस को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो सच का पता
पता लगाने की कोशिश करती है। यहाँ पर जैक उसे शांत करता है और उसे सोने के लिए कहता है। यहाँ पर उसके सपने और भी भयानक होते जा रहे थे और इसीलिए शहर के डॉक्टर कॉलिंस एक दिन उसके घर आते हैं। वो यहाँ आकर उसका टेस्ट करते हैं और उसे कुछ गोलियां खाने को देते हैं, लेकिन वो यहाँ पर लगातार डॉक्टर से मार्गरेट के बारे में पता कर रही थी। अब यहाँ पर डॉक्टर उसे बता देता है कि मार्गरेट एकदम ठीक है, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से उसके पति को काम से निकाल दिया गया है और अब वो ये शहर छोड़कर कहीं और चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर एलिस को डॉक्टर के सूटकेस में एक फाइल दिखाई देती है जिस पर मार्गरेट का नाम लिखा होता है और जब डॉक्टर यहाँ से दूर चला जाता है तब किसी तरह से एलिस उस फाइल को चुरा लेती है। वो पाती है कि उसमें कुछ बातों को छिपाने के लिए उन्हें काला कर दिया गया है। उसमें मार्गरेट के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती है। अगले दिन जैक एलिस के पास आता है। वो उसके लिए एक ड्रेस लाया होता है। वो कहता है कि इसे जल्दी से पहन लो क्योंकि फ्रैंक ने हमें जल्द ही किसी खास फंक्शन के लिए बुलाया है। फ्रैंक यहाँ पर जैक की तारीफ करता है क्योंकि वो कंपनी में बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। यहाँ पर फ्रैंक उसकी प्रमोशन कर देता है और यहाँ पर मौजूद सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। और यहाँ पर कैसे फ्रैंक जैक को अपनी उंगलियों पर कठपुतलियों की तरह नचा रहा होता है। अब अगले दिन जैक अपने प्रमोशन की वजह से अपने घर पर एक पार्टी रखता है। वो यहाँ पर एलिस को खाना बनाने की जिम्मेदारी देता है। जल्द ही आस पड़ोस के सभी लोग और फ्रैंक अपनी पत्नी शैली के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। अब इसके बाद फ्रैंक एलिस के पास किचन में जाता है। वो उससे कहता है कि तुम वाकई में अपना दिमाग चला रही हो। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, जितना हो सके तुम्हें शहर के बारे में पता लगाओ। और यहाँ पर एलिस समझ जाती है कि वो पागल नहीं है, जो भी शहर में हो रहा है वो सब कुछ सच है। अब इसके बाद जब ये सभी लोग डिनर करने लगते हैं तब यहाँ पर एलिस अपनी बात इन सभी के सामने रखती है। वो कहती है कि शहर में कुछ बदलाव की जरूरत है। वो कहती है कि बताओ ऐसा क्यों है कि औरतें रेगिस्तान में नहीं जा सकती, सिर्फ मर्द ही वहाँ पर जा सकते हैं। वो कहती है कि देखो, हम लोगों में बहुत सारी कॉमन बातें हैं, जैसे कि हमें पता ही नहीं है कि हम विक्ट्री शहर में आए कैसे हैं और हमें ये भी नहीं पता कि इससे पहले हम कहाँ थे और हमारी जिंदगी कैसी थी। यहाँ पर हैरानी की बात ये होती है कि ये सभी लोग अलग अलग जगह से होते हैं, लेकिन कॉमन बात ये होती है कि ये सभी मिले इसी जगह पर थे। एलिस यहाँ पर कहती है कि विक्ट्री शहर में मिलने वाला खाना, सब्जियों से लेकर अनाज के डिब्बों तक, सभी पर फ्रैंक का नाम लिखा होता है। लेकिन ये सब देखकर भी तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है? खैर, यहाँ से अब सारे लोग चले जाते हैं और जैक की हो जाती है बेइज्जती कि उसकी वाइफ बहुत बोलती है। खैर, अब सबके सामने बेइज्जती कराने के बाद जैक उसकी बात से सहमत हो जाता है क्योंकि वो और कर भी क्या सकता था। वो उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। अब जैसे ही कार में बैठकर यहाँ से जाने वाले होते हैं, जैक उससे माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मैं ये जगह छोड़कर नहीं जा सकता। यहाँ पर एलिस समझ जाती है कि इसने उसे धोखा दे दिया है और तभी दो लाल कपड़े पहने आदमी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो एलिस को यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिस को शॉक थेरेपी दी जा रही होती है। अब तक ये तो पता नहीं चलता कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन एलिस को ये याद आ जाता है कि वो है कौन। वो देखती है कि एलिस और उसका पति एक नए घर में रह रहे होते हैं और ये 21वीं सदी होती है, ना कि 1950। एलिस एक नर्स होती है जो कि देर रात तक अस्पताल में काम करती है क्योंकि जैक ने अपनी नौकरी गंवा दी थी। अब एक रात लंबी शिफ्ट के बाद, जिसमें उसने 3 ऑपरेशन किए होते हैं, वो अपने घर पहुंचती है और उसे काफी भूख भी लगी होती है। उसके यहाँ आते ही जैक उसके साथ रोमांटिक होता है, लेकिन वो थक चुकी होती है। वो उससे मना कर देती है क्योंकि वो थक गई थी और वो चली जाती है। अब जैक घर में पड़ा एक बेरोजगार तो था ही और इसीलिए वो इंटरनेट पर फ्रैंक नाम के एक आदमी की वीडियो देखना शुरू कर देता है। फ्रैंक एक ऐसा आदमी होता है जिसने एक ऐसी खोज की होती है जिसमें कोई भी आदमी अपनी असली दुनिया से दूर एक ऐसी दुनिया में रह सकता है जो कि 1950 की नकल होती है। हर चीज एकदम असली 1950 जैसी होती है। यहाँ पर जैक डिसाइड कर लेता है कि वो किसी भी तरह से फ्रैंक तक जाएगा और एक दिन उसे विक्ट्री योजना के बारे में पता चलता है। वो तुरंत उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है और इतना ही नहीं, वो एलिस को भी जबरदस्ती इस योजना का हिस्सा बना देता है। जल्द ही जैक उसकी बगल में होता है और वो भी उस दुनिया में चला जाता है। ये जो भी हुआ था उसमें एलिस की कोई भी मर्जी नहीं थी, बल्कि ये सब जैक ने अपने आप के लिए किया था और उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो अपनी वाइफ पर काबू कर सके। और इसके बाद जैक विक्ट्री शहर का नागरिक बन जाता है और उसकी वाइफ एलिस की सभी याददाश्त मिटा दी जाती है। विक्ट्री शहर में जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी मर्जी से इस शहर में बसने का फैसला किया था, जबकि औरतों को उनकी बिना मर्जी के इस दुनिया में लाया गया था। और जितने भी इस दुनिया में बच्चे दिखते हैं वो असली नहीं होते, बल्कि उन्हें बनाया गया होता है उन माँ बापों के लिए जिनके असली दुनिया में बच्चे नहीं थे। इसके बाद दिखाते हैं कि एलिस जो यहाँ से भाग रही होती है, उसकी उस याददाश्त को पूरी तरह से मिटा दिया जाता है और वो फिर से अपने वही पुराने काम करने लगती है। लेकिन इस बार इस नकली दुनिया का जादू ज्यादा दिन तक नहीं चलता, क्योंकि जब जैक एक दिन यहाँ पर एक गाना गुनगुना रहा होता है तब एलिस को उसकी योजना याद आ जाती है। वो उसका पसंदीदा गाना था जो कि उसकी असली दुनिया 21वीं सदी का एक गाना था। अब एलिस की पुरानी यादें वापस आने लगती हैं और वो समझ जाती है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है इस सब में उसके पति का हाथ है। अब ये बात पता लगने के बाद जैक मान जाता है कि हाँ, मैंने ही ये सब कुछ किया है। वो कहता है कि मैंने ये जो किया हमारी खुशी के लिए किया है, क्योंकि 21वीं सदी में हमारी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव थे। मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी और तुम्हारे पास मुझसे ठीक से बात करने के लिए टाइम भी नहीं था और इसीलिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा। और हमारे पास अब एक अच्छी जिंदगी, बहुत सारा पैसा और सब कुछ है। जैक कहता है कि तुम्हारी जिंदगी तो यहाँ पर भी आसान है, तुम्हें बस दोस्त
बनाने होते हैं और आराम करना होता है, जबकि मुझे असली दुनिया में जाकर पैसे इकट्ठा करने पड़ते हैं। और यहाँ पर पता चल जाता है कि विक्ट्री शहर के सारे आदमी कहाँ जाते हैं। वो किसी भी चीज की खोज नहीं करते हैं, बल्कि वो विक्ट्री शहर के हेडक्वार्टर के पास जाकर असली दुनिया में जाते हैं और वहाँ जाकर पैसे कमाने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी पत्नियों को अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन एलिस ये सुनने के बाद अभी भी दुखी होती है कि आखिर उसके पति ने उसे धोखा क्यों दिया। और इन सभी बातों की वजह से इन दोनों के बीच फिर से बहस छिड़ जाती है, जिसकी वजह से एलिस जैक के सर पर एक कांच का गिलास मारती है और वो मर जाता है। खून से सने कपड़े पहनकर वो बाहर जाती है और सभी लोग उसे घूर रहे होते हैं। वो उन सभी को बताती है कि हम एक नकली दुनिया में हैं जिसे फ्रैंक ने बनाया है। यहाँ पर सिर्फ बनी को छोड़कर बाकी सभी लोग उसे यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं। और तभी यहाँ पर पता चलता है कि इन सभी औरतों में सिर्फ बनी को ही विक्ट्री शहर की सच्चाई के बारे में पता था। उसने अपनी मर्जी से यहाँ आने का फैसला किया होता है क्योंकि असली दुनिया में उसके बच्चे मर गए थे। बनी यहाँ पर एलिस से भागने के लिए कहती है। वो कहती है जो इस दुनिया में मरता है वो असली दुनिया में भी मर जाता है। जब लाल कपड़े पहने लोग उसके पास आने लगते हैं तब उसके पास थोड़ा ही वक्त होता है। तभी एलिस कार में बैठती है और विक्ट्री शहर के हेडक्वार्टर की तरफ भागती है क्योंकि वही असली दुनिया में जाने का रास्ता था। अब लाल कपड़े पहने आदमियों को काम दिया जाता है कि या तो वो एलिस को पकड़ लें या वो उसे जान से मार दें और उसे उस गेट से बाहर निकलने से पहले रोकना होगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एलिस कभी भी अपनी मर्जी से इस योजना का हिस्सा नहीं बनी थी और अगर वो यहाँ से बाहर चली जाती है तो फ्रैंक का सारा साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। अब वो उस पहाड़ तक पहुंचने वाली होती है लेकिन रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है और इसीलिए वो पैदल भागने लगती है और वो लाल कपड़े पहने लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। फ्रैंक यहाँ पर सारी जानकारी ले रहा होता है और तभी उसकी वाइफ शैली यहाँ पर आती है। वो उसके सीने में चाकू मार देती है और इससे वो मर जाता है। लेकिन वो यहाँ से जाने से पहले कहती है कि अब मेरी बारी है। इसके बाद एलिस भी वहाँ पर पहुंच जाती है और वो जैसे ही हेडक्वार्टर की खिड़की के पास पहुंचती है तो उसे जैक की एक बात याद आती है जिसमें वो उससे कह रहा होता है कि वो उसके साथ विक्ट्री शहर में ही रहे। लेकिन यहाँ पर एलिस अपनी मर्जी की मालिक होती है और इसलिए वो उस हेडक्वार्टर की खिड़की को छू लेती है। अब कुछ देर के लिए यहाँ पर अंधेरा छा जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि एलिस असली दुनिया में वापस आ जाती है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है।